हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय देखेंगे और ये है आपका क्लास नंबर 27। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम लोग आपका अध्याय नंबर 10 देखेंगे, जिसका नाम है मनुष्य की आवश्यकता एवं प्राकृतिक संपदा का उपयोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आवश्यकता का क्या अर्थ होता है। यहाँ देखिए, आवश्यकता का अभिप्राय उस प्रभावपूर्ण इच्छा से है जिसे पूरा करने के लिए मनुष्य के पास साधन होते हैं तथा यह उनका त्याग करने को तैयार रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें आवश्यकता से तात्पर्य हमारा है कि ऐसी चीज़ें जो हमारे दैनिक जीवन में अधिक से अधिक उपयोगी हों या जिन्हें हमें अधिक से अधिक उपयोग करने की आवश्यकता हो, वो होता है आपकी मेन आवश्यकताएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आवश्यकता के लिए निम्न बातें आवश्यक हैं। यहाँ पे देखिए, पहला है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा होनी क्या होती है, वो आवश्यकता होती है। मतलब हमें किसी चीज़ को पाना है, वो हमारे अंदर इच्छा है, तो वो क्या है, वो हमारी आवश्यकता है। यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 पर है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए साधन होने चाहिए। यानी कि जो भी इच्छाएं हमारी पूरी होनी है उनके लिए कुछ ना कुछ साधन होने चाहिए, तभी वो इच्छा हमारी पूरी होगी, वो हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी। क्लियर। अब हम यहाँ पर देखें नंबर 3 पर है, उस साधन को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी साधन हम उपयोग कर रहे हैं अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उस साधन को किस तरह से व्यय करना है उसके लिए हमें तत्पर होना चाहिए। क्लियर। अब हम यहाँ देखेंगे आवश्यकता की विशेषताएं। यहाँ पर देखेंगे आवश्यकता की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। आवश्यकताएं अनंत होती हैं, ये इसकी पहली विशेषता है। नंबर 2 पर है कि आवश्यकता विशेष की संतुष्टि की जा सकती है। यहाँ पर जो भी आवश्यकताएं हैं उस विशेष आवश्यकताओं को हम पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी आवश्यकताएं हैं, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सब पूरी हो जाए। बस हमारी जो मेन आवश्यकताएं, जो विशेष आवश्यकताएं, उन्हीं को हम पूर्ण कर सकते हैं, उन्हीं से हम संतुष्ट हो सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है, आवश्यकताएं परस्पर पूरक होती हैं। परस्पर पूरक का क्या मतलब है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी हमारे लिए इच्छाएं होती हैं वो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे अगर हमें कहीं जाना है तो हमारे लिए कौन कौन चीज़ों की आवश्यकता है और उसी के अकॉर्डिंग ही हम उसकी व्यवस्था करते हैं। तो एक तरह से जो आवश्यकताएं हैं वो एक दूसरे की पूरक होती हैं। यहाँ पर हम देखें आवश्यकताएं नंबर 4 पर है, आवश्यकताएं प्रतियोगी होती हैं। और नंबर 5 पर है, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की अपेक्षा अधिक प्रबल होती हैं। तो जो हमारी भविष्य की आवश्यकता है उसकी अपेक्षा जो हमारी आज की आवश्यकता है वो अधिक प्रबल होगी, क्योंकि सबसे पहले हम आज के बारे में सोचते हैं, फिर कल के बारे में सोचते हैं। क्लियर। यहाँ पर देखेंगे हम नंबर 6 पर है, आवश्यकताओं का आदत बनना। और नंबर 7 पर है, आवश्यकताओं की तीव्रता में भिन्नता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो हमारी आवश्यकताएं हैं वो एक तरह से धीरे धीरे हमारी आदत में आ जाती है कि जो चीज़ें हम यूज कर रहे हैं वो हमारी दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम उपयोग कर रहे हैं वो हमारी आवश्यकता और धीरे धीरे वो हमारे आदत में शुमार हो जाती है। क्लियर। और इसी तरह से अगर हम बात करें तो आवश्यकताओं की तीव्रता में भी भिन्नता होती है। जो आवश्यकताएं हमें अधिक उपयोगी हमारे लिए होती हैं वो हम सबसे पहले पूरा करते हैं, और जो बाद में उपयोगी होती है उसको बाद में पूरा करते हैं। और यहाँ पर हम देखें नंबर 8 पर है कि कुछ आवश्यकताएं बार बार उत्पन्न होती हैं। और नंबर 9 पर है कि कुछ आवश्यकताएं वैकल्पिक होती हैं, जिसका हम विकल्प रखते हैं कि अगर जैसे हमें किसी चीज़ की इच्छा है, अगर वो इच्छा नहीं पूर्ण हो पाती तो हम दूसरी इच्छाओं की तरफ ध्यान देते हैं। तो इस तरह से आवश्यकताएं जो हमारी हैं वो वैकल्पिक हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 10 पर है कि आवश्यकताएं परिवर्तनीय हैं। मतलब यहाँ पे आवश्यकताओं में परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पर देखिए नंबर 11 पर है, समयानुसार आवश्यकताएं रीति रिवाज तथा फैशन से भी प्रभावित होती हैं। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो समय होता है उसी के अकॉर्डिंग ही आवश्यकताएं भी बदलती जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, जैसे जैसे मनुष्य में परिवर्तन होता गया वैसे वैसे जो मानव जीवन था प्राचीन काल से लेकर के आज तक, जैसे जैसे उसकी आवश्यकताएं बढ़ी वैसे वैसे वो अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से नई नई खोज करता गया।
और एक तरह से समय के हिसाब से आज वो बिल्कुल नवीनता की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 12 पर है कि आवश्यकताएं ज्ञान वृद्धि से भी प्रभावित होती हैं। तो जिस तरह से हमारा जो ज्ञान है, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती है, उसी तरह से हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। उसी तरह से हम अपनी चीज़ों की वस्तुओं के उपयोग में कितना हमें उपयोग करना, कितना नहीं करना है, उसी तरह से चेंज आता जाता है। क्लियर। अब दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन या संपदा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्राकृतिक संसाधन है क्या। प्रकृति उपहार जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, पशु आदि जिनसे मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। क्लियर। यहाँ पे हम फिर से देखते हैं, प्राकृतिक उपहार के अंतर्गत जो भी प्रकृति के द्वारा हमें मिली हैं वो सब क्या है, हमारे लिए प्राकृतिक उपहार हैं। जैसे जल, वायु, पेड़ पौधे, ये सब हमने खुद से तो नहीं बनाए हैं, ये सब हमें प्रकृति ने दी है। क्लियर। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये सब क्या है, ये हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है। क्लियर। जिस प्राकृतिक संपदा को मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना ले उसे संसाधन कहा जाता है। क्लियर। जैसे नदी एक प्राकृतिक जल संसाधन है, मनुष्य उससे सिंचाई, नौका चालन, मछली पकड़ने, बिजली बनाने में उपयोग करता है। और इसी तरह से हम देखें तो खनिज तेल, वनस्पति, मिट्टी आदि को भी संसाधन माना जाता है, क्योंकि ये भी हमारे उपयोग में आते हैं। परंतु अदृश्य तत्व जैसे स्वास्थ्य, इच्छा शक्ति, तकनीकी ज्ञान, राष्ट्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि ये भी हमारे जीवन के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितना कि प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम देखते हैं वायु, मिट्टी, जल, ये सारी चीजें। और अगर बात करें दोस्तों तो मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि मानव भी कहीं ना कहीं एक माध्यम बनता है इन सारी प्रकृति की चीजों का उपयोग करने के लिए, इन सारी प्रकृति की चीजों से नई नई चीजें बनाने के लिए। क्लियर। अब हम देखते हैं जल संसाधन। जल श्रेष्ठतम आर्थिक संपदा है। जल पृथ्वी को प्राप्त प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ उपहार है। दोस्तों जल के बिना मानव जीवन संभव नहीं है अगर हम बात करें, और ये प्रकृति के द्वारा दी गई बहुत ही मूल्यवान संपदा है। यहाँ तक कि अगर हम देखें ऋग्वेद के अनुसार तो जल औषधि है, जल रोगों का शत्रु है, यही सब रोगों का नाश करेगा। तो आगे हम देखें जल जीवन जगत का प्राण है। यहाँ पर हम देखें जल संसाधन का वितरण। जल संसाधन की दृष्टि से पृथ्वी के लगभग 71.6% पर जल है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है इसको नीला ग्रह भी कहते हैं, और इसके 71.6% भाग पर जल है। समस्त सतही जल का 97% समुद्र है, जो अत्यधिक लवण युक्त है। इस प्रकार जल को वितरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो समुद्र का जल है वो 97% है, और इस तरह से हम जो जल है उसको 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला इसमें है स्थलीय जल संसाधन, दूसरा महासागरीय जल संसाधन, और तीसरा है भूमिगत जल संसाधन। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर किसके अंतर्गत क्या आ रहा है, ये आप डिटेल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं वन संसाधन की तरफ। भारत में निम्नलिखित प्रकार के वन पाए जाते हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों वैसे तो हम लोग जलवायु के अंतर्गत वन वगैरह के विषय में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार यहाँ पर शॉर्ट में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर भारत में निम्न प्रकार के वन पाए जाते हैं। इसमें पहला हम देखेंगे सदाबहार वन। ये वन उन प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है, और इन वनों का विस्तार मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम प्रदेशों में है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर भी ये वन केरल, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में मिलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्षा है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपको इस तरह के वन मिलते हैं, सदाबहार वन। अब हम यहाँ पर देखेंगे मानसूनी वन, शुष्क वन, मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय वन। यहाँ पर ये देखिए ये आपका अर्ध मरुस्थलीय वन, और डेल्टाई वन और पर्वतीय वन। क्लियर। ये आपके ये सारे वन हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। इसके अंतर्गत किस किस तरह के, चूंकि यहाँ पे जब हम जलवायु पढ़ रहे थे इसके पहले, तो वहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे जो
वन किस तरह के होंगे, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी थी कि किस तरह के पेड़ पौधे किस तरह के मानसूनी जलवायु में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अब हम चलते हैं खनिज संसाधन की तरफ। खनिज उन पदार्थों को कहते हैं जो शैलों से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ भूप्रकृति से प्राप्त ऐसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की रासायनिक संरचना होती है। तो दोस्तों खनिज संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन जो कि हमें शैलों से प्राप्त होते हैं। क्लियर? और उनकी अपनी कुछ विशेषता होती है, कुछ महत्वपूर्ण तत्व उनके अंदर होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है। तो भारत के प्रमुख खनिज, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे लौह अयस्क। भारत के लौह अयस्क के विशाल भंडार हैं। लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, यानी कि यहाँ पर विश्व की बात हो रही है। तो उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बिहार के सिंहभूमि और हजारीबाग जो लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, और उड़ीसा में क्योंझर, मयूरभंज, संबलपुर और कटक। और इसके अलावा अगर हम देखें आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में यहाँ पर देखिए कृष्णा, कर्नूल, चित्तूर, वारंगल, गंटूर आदि हैं। और मध्य प्रदेश में यहाँ पर दोस्तों ये नाम ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आप डिटेल में और अच्छे से कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर देखिए ये सब जो आपके लौह अयस्क के क्षेत्र हैं अलग अलग राज्यों के, वही मेन पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वहाँ के स्थान कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में रामगढ़, बिलासपुर, जबलपुर और बैलाडीला, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ये सारे जो नाम हम लिखाए हैं यहाँ पर, वो सारे नाम आपसे पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न में, तो इसलिए आप ये नाम याद रख लीजिएगा। और इसी तरह से हम देखें तो कर्नाटक में बिलारी और चिकमंगलूर, और महाराष्ट्र में रत्नागिरी तथा चांदा जिले में, ये आपके लौह अयस्क के क्षेत्र थे। अब हम देखेंगे अभ्रक। अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। यहाँ संसार का 80% अभ्रक प्राप्त होता है। अभ्रक विद्युत निरोधक है। इसका प्रयोग गुलाल बनाने में, बिजली के मीटर, बिजली के तारों पर खोल चढ़ाने, रेडियो, डायनमो, वायुयान तथा मोटर उद्योग में किया जाता है इसका उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात क्या है कि ये जो अभ्रक है ये भारत में इसका जो उत्पादन है 80% होता है, और ये पूरे विश्व में पहला स्थान है हमारा इसके उत्पादन में। और इसका जो उपयोग है इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि इसका जो उपयोग है वो किस किस चीज़ में होता है। गुलाल बनाने में, बिजली के मीटर बनाने में, और बिजली के तारों पर खोल चढ़ाने में, और रेडियो में, डायनमो में, और यहाँ पर वायुयान के मोटर उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब दोस्तों हमें ये देखना है कि अभ्रक के उत्पादन जहाँ पे होता है वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। यहाँ पे देखिए अभ्रक उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत में अभ्रक की खानें मुख्यतः बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में हैं। तो कौन कौन से राज्य हैं? बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्लियर? भारत के कुल अभ्रक उत्पादन का 50% बिहार में और 21% आंध्र प्रदेश में होता है। ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे अब हम देखेंगे मैग्नीज। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तृतीय स्थान है। यहाँ पे देखेंगे उत्पादक क्षेत्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बस ये ध्यान रखना है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो तृतीय है, और इसका उपयोग कहाँ होता है और इसके उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं। तो इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में और शुष्क बैटरी बनाने में, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंगाई एवं पॉलिश करने तथा कीटाणुनाशक पदार्थ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? अब दोस्तों हमें ये जानना है कि इसका क्षेत्र क्या है। तो महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान में ये इसके उत्पादक क्षेत्र हैं। एमपी में बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बस्तर, बिलासपुर और जबलपुर जिले में ये पाया जाता है। क्लियर? अब हम आगे चलते हैं, तांबा के विषय में जानते हैं। दोस्तों तांबा बिजली का बहुत ही अच्छा चालक है। बिजली के तार, केबल, विद्युत मोटर, जनरेटर, रेडियो, टेलीफोन तथा वैज्ञानिक उपकरण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर? और अब हम देखते हैं यहाँ पे उत्पादन मुख्यतः कहाँ पे होता है। तो ये बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में इसका उत्पादन होता है।
और अब हम देखेंगे दोस्तों कोयला। इसके प्रमुख क्षेत्र रानीगंज यानी कि झरिया, और मध्य प्रदेश में सिंगरौली और उमरिया तथा रामगढ़ में, आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा है, सिंगरौली और सिंगरेनी। सिंगरौली आपका एमपी में है और सिंगरेनी आपका आंध्र प्रदेश में है। तो ये आप प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं। क्लियर। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि परंपरागत ऊर्जा के साधन क्या हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं परमाणु ऊर्जा गैस शक्ति के महत्वपूर्ण परंपरागत साधन है। क्लियर। परंपरागत साधन जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हुए हैं, बस आपको इतना समझना है, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आते हैं और परमाणु ऊर्जा गैस। अब यहाँ पर देखेंगे इसके अतिरिक्त पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं ज्वारीय ऊर्जा भी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। यहाँ पे देखिए ऊर्जा की गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में वायु, ज्वार भाटा, जियोथर्मल ऊर्जा, बायोगैस, खेतों और पशुओं के कूड़ा करकट, मनुष्य का मलमूत्र आदि सम्मिलित हैं। ये आपके गैर परंपरागत साधन हैं ऊर्जा के। क्लियर। अब हम देखेंगे परमाणु ऊर्जा। देश की बढ़ती हुई ऊर्जा आवश्यकताओं को देखते हुए परमाणु शक्ति बोर्ड ने देश के विभिन्न स्थानों पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए हैं। अब हम देखें यहाँ पे तापीय विद्युत। कोयले द्वारा प्राप्त की गई भाप की सहायता से यह विद्युत टरबाइन चलाकर तैयार की जाती है। क्लियर। तापीय विद्युत क्या होता है, जो कि कोयलों के द्वारा भाप बना करके विद्युत टरबाइन चलाकर ये तापीय विद्युत तैयार की जाती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जल विद्युत क्या होता है। संसार के अधिकांश देश तापीय विद्युत की अपेक्षा जल विद्युत पर अधिक निर्भर रहने के लिए लगे हैं, क्योंकि तापीय विद्युत की अपेक्षा जल विद्युत सस्ती और अधिक अस्थायी है। क्योंकि जो दोस्तों जल है ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ये अधिक सस्ता भी है और अस्थायी भी है। क्लियर। तो दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। यहाँ पर देखिए कोलार सोने की खान स्थित है। ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है कर्नाटक में। डिगबोई तेल क्षेत्र स्थित है, ये आपका असम में है। नौरारा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देखिए बेलाडीला लौ एस्क क्षेत्र स्थित है, ये आपके मध्य प्रदेश में है। अब्रक उत्पादन में भारत का स्थान है, ये आपका प्रथम स्थान है। और सागर सम्राट है, ये तेल खोज जलयान है। और भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित है, ये कलपक्कम में है तमिलनाडु। और खनिज तेल क्षेत्र है अलियावेट, मुंबई हाई और वसीन। क्लियर। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे इस अध्याय से संबंधित। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं, जिसको हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं जो भी हम नोट्स बनवाते हैं आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से करते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपका भी ये थोड़ा सा फ़र्ज बनता है कि आप ये सारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करिए, जो भी वीडियोज आप देखिए। और आज का आपका प्रश्न है कि सिंहभूमि लौ एस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। फिर से सुनिए क्वेश्चन, सिंहभूमि लौ एस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो आप सारे भाई बहन इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों की कमेंट पढ़ना। तो इसी तरह से अब आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।